हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हमने न्यू बैच 2026-27 के लिए बीए के हर एक सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट कर चुके हैं हमारे चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री के यूनिट नंबर 2 का टॉपिक। यूनिट नंबर 1 पर हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। देखिए, जब आप बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं और हिस्ट्री यानी इतिहास को पढ़ रहे होते हैं तो आपके जो पेपर का नाम होता है वो है एंशिएंट एंड अर्ली मिडाइवल इंडिया टिल 1206 AD। तो एंशिएंट एंड अर्ली मिडाइवल इंडिया आपको पढ़ना होता है, यानी कि प्राचीन और पूर्व मध्य भारत। एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, अर्ली मतलब पूर्व, मिडाइवल मतलब मध्यकालीन, इंडिया यानी भारत, टिल यानी प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक की जितनी भी घटनाएं हुई हैं हमारे भारत में वो सब कुछ आपको अपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री के अंदर पढ़ना होता है। और जिन बच्चों ने प्राचीन भारत ले रखा है यानी एंशिएंट हिस्ट्री को ले रखा है उनका अलग सिलेबस है, उसका सिलेबस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की सक्सेस मास्टर पॉइंट चैनल पे चल रही हैं। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको फ्री में बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं, वो भी नोट्स के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप पहली बार आए हैं तो, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस के साथ साथ पूरे एग्जाम की भी तैयारी न्यू मॉडल पेपर के थ्रू बच्चों की कराई जाती है। तो जब आप लोग यूनिट नंबर 2 में आते हैं तो यूनिट नंबर 2 का आपका टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक काल, यानी 2 टॉपिक आपको पढ़ना है। पहला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो हमने यूनिट नंबर 2 के पार्ट 1 की वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज का वीडियो यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2 है, जिसमें हम वैदिक काल को पढ़ने वाले हैं। देखिए, वैदिक काल जो है ये भी 2 वर्गों में बटा हुआ है। एक होता है पूर्व वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। तो आज की वीडियो में हम पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को बहुत ही डिटेल में समझकर पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आज की, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखिए, आपका टॉपिक है वैदिक और उत्तर वैदिक काल, यानी कि वैदिक मतलब समझ लीजिए कि पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। तो दोनों टॉपिक को हम समझेंगे। सबसे पहले हम वैदिक काल को पढ़ेंगे, यानी वैदिक सिविलाइजेशन को, यानी वैदिक सभ्यता को पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये बात आप जानते ही हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है, जब हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है, यानी जब हड़प्पा सभ्यता खत्म होती है, समाप्त होती है, तो वहाँ से भारत में जो काल शुरू होता है, जो सभ्यता शुरू होती है, वो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सिविलाइजेशन है, या वैदिक काल के नाम से उसको जाना जाता है। तो आज की वीडियो में हम वही पढ़ने वाले हैं। देखिए, वैदिक काल में जो लोग थे उनको आर्य कहा गया, यानी वैदिक काल में रहने वाले जितने भी लोग थे, जो मानव थे, उनको आर्य के नाम से जाना जाता है। आर्य जो लोग थे वो घुमक्कड़ी जीवन जीते थे, यानी एक अस्थायी जगह पर वो निवास नहीं करते थे। उनका जो जीवन था वो घुमक्कड़ी जीवन था। वो इधर उधर घूमकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। वो कबीलाओं में रहा करते थे। आर्य जहाँ पर भी जाते थे उन्हें जिस जमीन पर पानी मिल जाता था, जो भी भूमि उन्हें उपजाऊ मिल जाती थी, जहाँ चारे मिल जाते थे, वहीं पर वो बस जाया करते थे और अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते थे। तो इस तरह से जो आर्य थे वो धीरे धीरे एक समूह में आते हैं और धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर बसना शुरू कर देते हैं। खास तौर से जो सिंधु नदी है, सतलज नदी, व्यास नदी और सरस्वती नदी है, इनके किनारे आर्य लोग बसे हुए थे। तो चलिए अब जानते हैं इनके बारे में। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वैदिक काल में भी 2 भाग है, एक पूर्व वैदिक और एक उत्तर वैदिक। तो पूर्व वैदिक यानी कि जो पहले चला, और उसके बाद जब वैदिक काल में कुछ बदलाव हुए, कुछ परिवर्तन हुए, तो उस काल को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना गया। आगे वीडियो में मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले जानते हैं वैद का अर्थ क्या होता है। देखो, वैद का अर्थ होता है ज्ञान, और वेदों की 4 संख्या है, यानी कि वैदिक काल की जानकारी हमें जहाँ से मिलती है उनकी संख्या 4 है। तो वेद जो है वो 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है, उसके बाद है देखो यजुर्वेद, फिर है सामवेद और है अथर्ववेद। तो देखिए, जो ऋग्वेद है इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल हैं। क्या है? 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं। 1028 कितनी, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखती हूँ 1028 1028 सूक्त हैं और 10,462 इसमें ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है और
ऋग्वेद काल के जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र, अग्नि और सोम थे। ये बात याद रखिएगा, यानी कि पूर्व वैदिक काल में जो मेन देवता थे जिनको लोग पूजते थे वो इंद्र थे, अग्नि थे और सोम थे। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ही इस सभ्यता का यानी वैदिक काल सभ्यता का विकास हुआ था। देखिए, जो वैदिक सभ्यता है या जो वैदिक काल है, वैदिक सभ्यता कहिए या वैदिक काल कहिए, वो दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में वो बटा हुआ है। पहला है ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो जो वैदिक सभ्यता शुरू होती है वहीं से लेकर के 1000 BC तक वैदिक पूर्व वैदिक काल चला। देखो, जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया उसके बाद आर्य भारत में आए और वहीं से वैदिक काल की शुरुआत हुई। तो जब वैदिक काल की शुरुआत हुई तो ऋग वैदिक काल उसको कहा जाता है या पूर्व वैदिक काल, जो 15,000 BC से लेकर 1000 BC तक चला था। और उसके बाद देखो, उत्तर वैदिक काल 1000 BC से लेकर 600 BC तक चलता है। अब आप सोचेंगे कि ये दोनों क्या एकदम अलग अलग है। देखो, जो वैदिक काल की शुरुआत हुई, पूर्व वैदिक काल जिसको कहा जाता है, वो 15,000 BC से लेकर 1000 BC तक चला। उसके बाद जब 1000 BC का समय आता है, उस टाइम पर बहुत चीज़ें बदल गई थी। जो पूरा वैदिक काल का समाज था, सभ्यता थी, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी, बदल गई थी। उसमें बहुत सारे परिवर्तन भी आ गए थे, इसीलिए उत्तर वैदिक काल को परिवर्तन का भी काल कहते हैं। तो इसलिए इसको अलग काल के रूप में पढ़ते हैं। वैदिक काल की दो शाखाओं में इनको बांट देते हैं, पहला पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल, जो 1000 BC से लेकर 600 BC तक चला है। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो बेसी होता है उसको हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं, और ये हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी घटते हुए क्रम में चलता है। जितना छोटा साल होगा उतना नया साल होगा। ये मैं आपको यूनिट नंबर 1 की एकदम पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। देखिए, जो ऋग वैदिक काल है यानी जो ऋग वैदिक काल कहिए या पूर्व वैदिक काल कहिए, उसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? ऋग्वेद से प्राप्त होती है। और जो उत्तर वैदिक काल है उसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? उसकी जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से प्राप्त होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जो यजुर्वेद है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वैदिक काल दो भागों में बटा हुआ है, पहला ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग वैदिक काल है, नोट कीजिए, उसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, वैदिक काल में 4 वेद थे। ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद से हमें ऋग वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय लोग कैसे रहते थे, उनकी क्या संस्कृति, क्या सभ्यता थी, बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में हमें प्राप्त होती है। और उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें यजुर्वेद से प्राप्त होती है, सामवेद से प्राप्त होती है और अथर्ववेद से प्राप्त होती है। तो यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। उसके बाद जो सामवेद है, क्या? सामवेद। तो साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। क्या होता है? गान होता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। संगीतमय स्रोत का ये वर्णन होता है। देखिए, जो अथर्ववेद है इसमें 731 मंत्र हैं और 6000 गद्य हैं। तो आई होप इनके बारे में आप चीज़ें समझ गए होंगे। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आप उनको नोट करते रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक को। देखो, आर्य शब्द का जो सबसे पहली बार यूज़ किया गया वो किस में किया गया था? ऋग्वेद में किया गया था। और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। तो वैदिक काल में जो लोग थे उनको आर्य कहा जाता है। और आर्य शब्द का सबसे पहली बार उल्लेख कहाँ पर प्राप्त हमें होता है? ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ऋग्वेद में आर्यों का जो उल्लेख किया गया वो 36 बार यानी कि 36 टाइम्स ऋग्वेद में आर्यों के बारे में लिखा गया, उनका उल्लेख किया गया। अब देखिए आगे, आर्य जो लोग थे भारत में जिस स्थान पर आकर सबसे पहले बसे थे उस स्थान को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। तो ये एक प्रश्न बन जाता है कि आर्य जिस स्थान पर भारत में सबसे पहले आकर बसे उस स्थान को क्या कहा जाता है?
तो सप्त सैंधव प्रदेश उस स्थान को कहा जाता है। और आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। तो आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। वो पशुओं को पालते थे, गाय है, बैल, घोड़ा, ये सारे पशु वो पाला करते थे। आर्यों का जो समाज था पितृ प्रधान समाज था, जो पिता से चलता था, यानी पिता के बाद घर का मुखिया बेटा होगा। तो ये आप जानते हैं, ये पितृ प्रधान समाज जिसमें पिता मुखिया होता है, और मातृसत्तात्मक समाज भी आप जानते हैं जिसमें माँ मुखिया होती है और माँ के बाद बेटी होती है। तो आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान समाज था। और आर्य जो थे, आर्यों के द्वारा लोहे धातु की खोज की गई थी। तो लोहे धातु की खोज किसने की? तो आर्यों ने ही की थी। देखिए, और इसकी खोज की गई थी वैदिक काल में, यानी कि ऋग वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया था उत्तर वैदिक काल में। ये भी बात याद रखिएगा, लोहे की खोज किसमें की गई? पूर्व वैदिक काल में। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया कहाँ पर? लोहे धातु का उत्तर वैदिक काल जब चलने लगा तो उसमें सबसे ज़्यादा लोहे धातु का प्रयोग किया गया। आगे देखिए, जो ऋग वैदिक काल था यानी जो पूर्व वैदिक काल था उसमें बाल विवाह या प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था और महिलाएं भी वहां पर शिक्षा ग्रहण करती थी। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, वैदिक काल 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो अभी हम पूर्व वैदिक काल के बारे में सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो पूर्व वैदिक काल में बाल विवाह भी नहीं होता था, यानी छोटे छोटे में बच्चों की शादियाँ भी नहीं की जाती थी। लड़कियों को, महिलाओं को पढ़ने का पूरा अधिकार था। पूर्व वैदिक काल का जो समाज था उसमें महिलाओं की जो कंडीशन थी वो बहुत अच्छी थी, उनका बहुत सम्मान किया जाता था और पर्दा प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था और महिलाएं पढ़ती लिखती थी और उनका बहुत आदर सम्मान भी किया जाता था। देखिए, जो आर्य लोग थे उन्होंने गाय को क्या कहा? अधन्या कहा। अधन्या का मतलब कि न मारे जाने योग्य पशु, यानी गाय को उन्होंने एक ऐसा पशु कहा जिसको मारा नहीं जाना चाहिए। तो गाय को इन्होंने अधन्या कहा। याद रखिएगा, अधन्या मतलब न मारा जाने वाला पशु, ऐसा पशु जो मारने योग्य न हो, जिसका सम्मान किया जाए, एक ऐसा पशु गाय को उन्होंने माना। और पूर्व वैदिक काल में आर्यों के जो प्रमुख देवता थे, भगवान थे, वो इंद्र भगवान थे, इंद्र देवता थे, जिनकी वो पूजा किया करते थे। तो अभी हमने पूर्व वैदिक काल के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आइए अब उत्तर वैदिक काल को पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल 1000 BC से लेकर, यानी 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला था। तो BC को ही ईसा पूर्व कहते हैं और AD जो होता है उसको ईसवी कहते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर चुकी हूँ, ईसा पूर्व या ईसवी क्या होता है। चलिए अब उत्तर वैदिक काल में आ जाते हैं और वैदिक काल के दूसरे भाग उत्तर वैदिक काल को देखते हैं, जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला था। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल तक जो थे आर्य पूरे भारत में फैल चुके थे, इसीलिए इन्हें आर्यावर्त कहा जाने लगा था, क्योंकि उस टाइम पूरे भारत में फैल चुके थे। देखिए, जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल को परिवर्तन का भी काल कहते हैं। किसका काल? परिवर्तन का काल, क्योंकि इस समय आकर के उत्तर वैदिक काल में आते आते जो वैदिक काल था उसकी सभ्यता में, संस्कृति में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका था। पूर्व वैदिक काल की सभ्यता एवं संस्कृति की नींव पर ही वैदिक काल की सभ्यता और संस्कृति की भव्य इमारत खड़ी हुई। यानी कि पूर्व वैदिक काल में जो संस्कृति और सभ्यता की नींव रखी गई थी, उसी नींव पर उत्तर वैदिक काल की संस्कृति और सभ्यता का एक भव्य रूप हमें देखने को मिलता है। काफ़ी कुछ बदला हुआ हमें देखने को इस काल में मिलता है। जैसे कि हम राजनीतिक दशा की बात करें या वर्ण व्यवस्था भी हमें देखने को मिलता है, धार्मिक चीज़ों में भी हमें बदलाव देखने को मिलता है, और महिलाओं की जो स्थिति थी पूर्व वैदिक काल में, तो उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है उत्तर वैदिक काल में। तो आइए अब उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। देखिए, जो आर्य थे वो गंगा यमुना नदियों में उपजाऊ और सिंचित क्षेत्र पर अपना अधिकार भी अब जमा चुके थे और पूरे भारत में ये लोग अब फैल चुके थे। आइए अब पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक दशा के बारे में। राजनीतिक दशा के बारे में जानते हैं। देखिए, उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक परिदृश्य यानी पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था।
इस काल में जन का स्थान जनपद ले चुका था, यानी जो पहले जन था, जो पहले जन के नाम से जाना जाता था, जब उत्तर वैदिक काल शुरू होता है वही जनपद के नाम से जाना जाने लगता है। तो जन को जनपद कहा जाने लगा और राजा जिस निश्चित भूभाग का, जिस जमीन का स्वामी होता था उसे जनपद कहा जाने लगा। यानी पहले वो जन नाम से जाना जाता था, अब जनपद के नाम से वो जाना लगा। और उत्तर वैदिक काल आते आते इसकी व्यवस्था में ये भी बदलाव आया कि कर वसूलने की जो तरीके थे, जो टैक्स वसूला जाता था लोगों से, उसकी व्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा कठोर बना दी गई थी। और कर को कलेक्ट करने वाला जो अधिकारी होता था उसको भाग दूध नाम से, देखो यहाँ लिखती हूँ, भाग दूध नाम से जाना जाने लगा। तो भाग दूध कौन था उत्तर वैदिक काल में? वो अधिकारी जिसे कर वसूलने का अधिकार दिया गया था। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए जो वर्ण व्यवस्था थी इसकी वास्तविक स्थापना जो हुई उत्तर वैदिक काल में हुई। अब वर्ण व्यवस्था क्या है इसके बारे में जानो। देखो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था ही था, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने का मतलब है कि वर्णों के आधार पर अब वर्णों का आधार जो था वो कर्म पर अब आधारित नहीं था, जबकि जाति पर आधारित होने लगा था। यानी उत्तर वैदिक काल आते आते समाज के अंदर क्या बदलाव देखने को मिलता है? ऊंच नीच की भावना, मतभेद देखने को मिल जाता है। देखो जब वर्ण व्यवस्था आ जाती है और जाति के आधार पर वर्णों को माना जाने लगता है, मतलब कि देखो अभी तक वर्णों का आधार कर्म था, कर्म पर आधारित था, लेकिन अब वर्णों का आधार जो वर्ण व्यवस्था थी उसका आधार कर्म न होकर के जाति पर आधारित हो चुका था इस उत्तर वैदिक काल में। यानी कि ये जो समाज था अब इसमें अस्तर देखने को मिला। अस्तर, जब अस्तर बनेगा तो ऊंच नीच की भावना होगी, उच्च और निम्न जातियों का उदय होगा और ऊंचे जो होंगे वो नीचों से मतभेद करेंगे, नीचों को कुछ नहीं समझेंगे, निम्नों को कुछ नहीं समझेंगे। तो वर्ण व्यवस्था जो थी इसमें सबसे ऊपरी जो वर्ण था, जो सबसे ऊपरी जाति थी वो ब्राह्मण थी, उसके बाद क्षत्रिय थी, वैश्य थे, शूद्र थे। तो जो सबसे ऊंची जाति थी उसको ब्राह्मण कहा जाता था, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य, उसके नीचे शूद्र। तो जो ब्राह्मण होते थे वो यज्ञ कराते थे। क्या कराते थे? यज्ञ कराते थे। जो क्षत्रिय थे ये युद्ध कराते थे, युद्ध में लड़ा करते थे, ये योद्धा होते थे। जो वैश्य थे वो व्यापारी होते थे, ये व्यापार करते थे। और जो शूद्र थे वो सबसे निम्न माने जाते थे। जो युद्ध में हारे हुए लोग बचते थे उन्हें शूद्र की संज्ञा दी गई, वो शूद्र माने जाते थे और यही समाज में सबसे निम्न माने गए। सबसे निम्न कौन माने गए? शूद्र। सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। उत्तर वैदिक काल का जो अगला टॉपिक आता है वो है आश्रम व्यवस्था। देखिए वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था जो था मानव जीवन को 4 चरणों में बांट देता था। ब्राह्मणचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। देखिए प्रत्येक आश्रम का एक विशिष्ट उद्देश्य था, यानी ये चारों जो आश्रम आप देख रहे हैं इनका एक विशिष्ट उद्देश्य था और व्यक्ति को एक विशेष अवधि के लिए इसे अपनाना होता था। कहने का मतलब ये है कि देखो जो आर्य लोग थे उत्तर वैदिक काल में वो मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष मान लेते हैं कि जो मनुष्य का जीवन होता है लगभग 100 वर्ष का होता है और 100 वर्ष की आयु मान करके वो एक आश्रम व्यवस्था बनाते हैं जिसको 4 भागों में वो बांट देते हैं। सबसे पहली व्यवस्था थी ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो ब्रह्मचर्य में क्या था कि यह जीवन का पहला चरण होता था जिसमें जन्म से लेकर के 25 वर्ष की आयु तक यानी 25 साल तक ये ब्रह्मचर्य आश्रम चलता था। इस दौरान हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करना रहता था आश्रम में जाकर के गुरु के साथ रह करके। तो ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था क्या थी वैदिक काल में कि अपने जीवन से लेकर 25 वर्ष तक का जो समय था वो गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करना था। उसके बाद देखो दूसरा जो आता है 25 साल की उम्र से लेकर 50 साल और ये वाला आता है 50 से लेकर 75 और ये आखिरी वाला आता है 75 से लेकर 100। तो आप सब देख लो ये एकदम जन्म से लेकर आता है
25। तो जन्म से 25 आप समझ चुके हैं। अब गृहस्थ आश्रम शुरू होता था 25 वर्ष की आयु से लेकर 50 वर्ष की आयु तक। तो इस तरीके से 100 वर्ष मानकर 25, 25, 25, 25 मानकर 100 हो गया। ठीक है, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25। तो 25 वर्ष की आयु से लेकर 50 वर्ष की आयु तक क्या करना होता था, गृहस्थ आश्रम चलता था। हर व्यक्ति के लिए ये व्यवस्था थी। इस चरण में क्या होता था कि व्यक्ति शादी विवाह करता था, परिवार का पालन पोषण करता था, संतान उत्पन्न करता था और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जब 50 वर्ष की आयु पूरी हो जाती थी, यानी 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष, ये भी पूरा 25 साल तक चला। फिर 50 साल से 75, फिर ये भी 25 साल का समय होगा वानप्रस्थ आश्रम। यह 50 से लेकर 75 तक की आयु तक चलता था। और इस आश्रम के दौरान क्या करना होता था, जो व्यक्ति होता था अपनी संसार की चिंताओं को त्याग देता था और आध्यात्मिक गतिविधियों में लग जाता था और धर्म का अध्ययन करने लगता था। यानी वानप्रस्थ आश्रम में आकर 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष की आयु तक उसे अपने जो भी दुनिया के सुख वगैरह होते थे, चिंता होती थी, उनको सैक्रिफाइस कर देना होता था और आध्यात्मिक गतिविधियों में लग जाना होता था। उसके बाद आता था सबसे आखिरी वाला आश्रम व्यवस्था, जो थी संन्यास, जो 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक, यानी कि आर्यों ने मनुष्य का जीवन 100 वर्ष ही माना था। तो 75 से 25, 75 से 100, ये भी 25 वर्ष चलता था। तो देखो, इस चरण में क्या होता था कि व्यक्ति सांस्कृतिक जीवन को त्याग देता था और संन्यास ले लेता था और मोक्ष प्राप्त करने के प्रयास में लग जाता था। तो ये थी वैदिक काल की आश्रम व्यवस्था, जिसमें 100 वर्ष व्यक्ति की आयु मान करके उसको 4 आश्रम में बांट दी गई थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और इसी तरीके से व्यक्ति को अपना जीवन गुजारना होता था। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में विवाह के बारे में। तो देखो, उत्तर वैदिक काल में क्या होता था, उत्तर वैदिक काल के समाज में 17 वर्ष की आयु होने पर विवाह करने की परंपरा थी। बालक हो या बालिका, अगर 17 वर्ष की आयु का हो गया है तो उसका विवाह करना ज़रूरी हो जाता था उत्तर वैदिक काल में। तो विवाह करने की जो उम्र थी, जो एज थी, वो 17 थी, 17 ईयर। और इस समय में विवाह पर, मतलब उत्तर वैदिक काल का समय आते आते शादी विवाह पर क्या होता था, दहेज देने की प्रथा भी शुरू हो चुकी थी। दहेज को मांगा भी जाने लगा था, दहेज दिया भी जाने लगा था। और उत्तर वैदिक काल में आते आते जो महिलाओं की दशा थी, जो स्थिति थी, उसमें गिरावट आ गई। आपने देखा कि पूर्व वैदिक काल जो था उसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान और आदर दिया जाता था। पूर्व वैदिक काल के समाज में महिलाओं को पढ़ने लिखने का भी अधिकार था, बाल विवाह भी नहीं होता था और उनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी, आदर सम्मान के साथ वो जीती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं की स्थिति में थोड़ा गिरावट आ जाता है। इनकी स्थिति पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा खराब हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं धार्मिक विश्वास। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, उत्तर वैदिक काल को परिवर्तन का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें बदल गई थी। तो धार्मिक चीज़ें भी इसमें बदल गई थी। देखो, उत्तर वैदिक सभ्यता में धर्म का भी स्वरूप बदल गया था। इस काल में जो यज्ञ थे वही धार्मिक कर्मकांडों को, इस काल में देखो जो यज्ञ होते थे वो धार्मिक कर्मकांडों की प्रधानता हो चुकी थी और समाज में पुरोहित जो थे उन्हीं का सबसे अधिक महत्व बढ़ चुका था। यज्ञों और कर्मकांडों ने इस काल की धार्मिक आस्था को जटिल भी बना दिया था। और इस समय के जो लोग थे, मतलब इस समय जिनकी पूजा की जाती थी, वो प्रजापति थे, विष्णु और शिव थे। यानी कि प्रजापति, विष्णु और शिव के रूप में त्रिदेवों की उपासना पर इस युग में, यानी इस समय में अधिक बल दिया जाने लगा। जबकि आपने पूर्व वैदिक काल में देखा भगवान इंद्र थे और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, विष्णु और शिव। अब बात करते हैं इनके आर्थिक जीवन की। तो इस काल में इनका आर्थिक जीवन क्या था, ये खेती भी करते थे। गेहूँ, जौ, उड़द, चावल, मूंग, तिल, गन्ना आदि की खेती करते थे, उनको उगाते थे और साथ ही साथ पशुओं को भी पालते थे। और इस सभ्यता के जो लोग थे उनका यही व्यवसाय था, मतलब खेती बाड़ी करना, पशुओं को पालना, यही इनका आर्थिक जीवन था। तो आई होप कि आप वैदिक काल के बारे में और पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जहाँ जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा वही सारा टॉपिक आज की वीडियो में मैंने पूरा डिस्कस किया है।
इसी तरीके से एक सीक्वेंस में आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चैनल पे हमारे चल रही हैं, तो उसके लिए विजिट ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।